साबिक एमएलए आसिफ शेख एक वाकया बताए। इस 5 सालों में 7 सालों में मालेगांव शहर में मंत्री के खिलाफ या फिरका परस्तों के खिलाफ इन्होंने अगर कुछ अमली तौर पे किया हो तो अमली तौर पे 0। 5 साल दादा मुझे बहुत अच्छे, सारा फंड देने का काम तुमने किया नदी के उस पार, और अब जब इलेक्शन आने लगा तब दादा मुझे के खिलाफ बोल के क्या करेंगे। अगर तुम इतने ही अवामी होते, मालेगांव सेंट्रल की फिक्र होती, तो उस वक्त तुम दादा भुसे को जो सहूलत देते थे वो नहीं दिए होते। कम से कम आवाम का जो मामला मालेगांव सेंट्रल से जुड़ा था उसकी तैयारी करते। अब दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि ये काम नहीं किए, वो बोलते वो काम नहीं किए। सच्ची बात यह है कि तुम दोनों ने काम नहीं किया, इसीलिए शहर का हाल 25 साल में ये हो गया। मानते अब दोनों हैं कि काम नहीं हुआ। अगर काम इस शहर में हुआ होता तो ये दोनों को एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना इनके पास मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान है, ना इनके पास कोई ऐसा रोड मैप है कि ये शहर को किस तरह से डेवलप करेंगे। सिर्फ ठेकेदारी, भ्रष्टाचारी, बदउनवानी, इसके अलावा इस शहर में 25 सालों में कुछ नहीं हुआ। अब बड़ी बड़ी बात अगर ये करेंगे तो आवाम की आंख भी खुली है, कान भी खुला है। आवाम पिछले सारे रिकॉर्ड देख रही है और ये डिजिटल दौर है। अब ऐसा नहीं होता कि तुम आज जो बोले वो पिछली जो बात है वो लोग भूल जाने वाले हैं, वापिस सब चीज आती है। यूट्यूब के खजाने में सारी चीजें महफूज होती है। 5 साल पहले तुम दादा भुसे के साथ किस तरह से थे ये भी महफूज है, और आज तुम किस तरह की बात कर रहे हो, अमली तौर पे सारा फायदा पहुंचाना। जब इलेक्शन आए तो दादा भुसे की बुराई करना। दादा भुसे के खिलाफ अगर आसिफ शेख ने एक भी काम ऐसा किया हो जो फिरका परस्ती के खिलाफ हो, जो मालेगांव सेंट्रल के हक में हो, तो इन्होंने बड़े स्क्रीन लगा के बोलने की बात बोलते हैं कि मैं स्क्रीन लगाऊंगा, बताते कभी कुछ नहीं। स्क्रीन लगाने की सिर्फ बात ही की जाती है। ये बताए कि अमली तौर पे इन्होंने 5-7 साल में शहर का नुकसान दादा भुसे के साथ मिलके किया कि नहीं किया। इसीलिए इंसाफ तो हर चीज का होगा, सिर्फ मौजूदा एमएलए का नहीं होगा, साबिक एमएलए का भी हिसाब किताब होगा। क्योंकि इन दोनों ने फिरका परस्तों से गठबंधन करके इस शहर को गिरवी रख दिया, इस शहर का दबदबा खत्म कर दिया, इस शहर की तरक्की को खत्म करने का काम किया। इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आज हम वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, आज हम इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। और मुझे यकीन है कि शहर बदलाव चाह रहा है और आने वाले वक्त में इस शहर में बदलाव होगा और आजी और माजी दोनों एमएलए को घर बैठाया जाएगा। जो लोग ये बोलते हैं कि ये खड़े रहेंगे तो इसकी वोट काटेंगे, ये खड़े रहेंगे तो उसकी वोट काटेंगे। हम भी अगर असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पूरा खाका बना हुआ है, किसकी वोट कटेंगी किसकी नहीं कटेंगी। हम दोनों को काटने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह दोनों को काटेंगे। हम इतने भी बेवकूफ नहीं है। 2019 के असेंबली इलेक्शन में मुफ्ती साहब जीत के आने के बाद यही बोले थे कि मुस्तकीम डिग्निटी की हिकमत अमली, मुस्तकीम डिग्निटी की कोशिश, मुस्तकीम डिग्निटी अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं इलेक्शन हार जाता। अब मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं जिसके साथ अब हूँ वो मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी के लीडर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम भी सारा खाका बना के इलेक्शन में आए हैं, ऐसे हवा में इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं। आने वाले जल्द ही हम एक जलसा लेंगे और वहाँ हम असेंबली का खाका भी हमारा पेश कर देंगे। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर 50,000 वोट मिली समाजवादी के उम्मीदवार को तो मैं उसको अपनी हार मानूंगा। 50,000 अगर समाजवादी के उम्मीदवार को वोट मिली तो वो मेरी हार होंगी। इसलिए ये इसकी वोट काटेंगे उसकी काटेंगे, अपनी वोट की फिक्र करो। दोनों लोग, दोनों की वोट कटने वाली है और दोनों का कटने वाला भी है। इसलिए हमारी फिक्र छोड़ दो, अपनी फिक्र करो। हम पूरा खाका बना के इलेक्शन में आ रहे हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी, इलेक्शन जीतेंगे भी। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये यात्रा यहाँ से शुरू होंगी और अपने आगरा रोड के शुमाली हिस्से में चलेंगी। कई मुकाम पर जो है
प्रोग्राम होगा। शान हिंद जो सदर समाजवादी की है वो भी आ रही हैं, वो यात्रा में हमें आगे मिलेंगी। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब रिजवान सर अपनी बात बोलेंगे। सर्वे नंबर 57 इस चौक में इंसाफ यात्रा का आना, ये जगह आप तमाम साथियों की दुआ और शफकत के साथ मैं यहाँ तकरीर करने खड़ी हूँ। ये जगह मैंने अपनी सियासी जिंदगी का या अपने इलेक्शन की इब्तिदा इसी हिस्से से शुरू की। यही जगह है जहाँ सर्वे नंबर 57 बसाने में साथी निहाल अहमद साहब ने और उनके वर्करों ने अपना कीमती वक्त दिया और एक इलाका बसाया, न सिर्फ बस्ती बसाई बल्कि उनके घरों का मालिक लोगों को बनाया। ये वही इलाका है जहाँ पीएम स्कूल आबाद है कि जो लोग दूसरी जगह से यहाँ आए थे उनके बच्चों को, उनके आने वाली नस्लों को तालीम दी जाए, इसलिए पीएम हाई स्कूल यहाँ साथी निहाल अहमद साहब ने उसकी बुनियाद रखी। ये वही जगह है जहाँ साथी बुलंद इकबाल ने अपनी आखिरी तकरीर की थी। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सारी पुरानी बातें याद आई। यही जगह है जहाँ बुलंद इकबाल ने अपनी आखिरी तकरीर की थी। ये शिकारी चौक और ये इलाका सर्वे नंबर 57 का, ये याद रखें कि जब फिरका परस्तों ने ताजिए को रोकने के लिए दीवार बनाई थी, गणपति डेकोरेशन की दीवार बनाई थी, और साथी निहाल अहमद साहब ने उस दीवार को लात मार के फिरका परस्तों के मुंह पर तमाचा मारा था। इस वक्त सबसे बड़ी ताकत अगर कोई निहाल साहब के साथ थी वर्करों की तो सर्वे नंबर 57 की थी। तो काबिल मुबारकबाद है। निहाल अहमद खानदान हमेशा इस इलाके का एहसानमंद रहेगा और ये इसकी इनकी मोहब्बत को आज भी खवातीन और बुजुर्गों की नजरों में मैं महसूस करती हूँ। यहाँ मैं खड़ी हूँ अलाउद्दीन मास्टर साहब के घर के सामने, उनके घर की एक बुजुर्ग खातून मुसलसल मुझे देख रही थी। मैंने महसूस किया कि कहीं न कहीं उनकी शफकत भरी नजरें मुझको दूर से ही नवाज रही है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मालेगांव शहर के इंसाफ यात्रा निकालने का मकसद, जो मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के साथ नाइंसाफी हुई, उसके खिलाफ एहतजाज करना और लोगों को ये बताना कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ। पिछले दिनों जो 100 बेड का हॉस्पिटल मालेगांव शहर के लिए बनाया गया था, मालेगांव शहर की आबादी का 70% हिस्सा मजदूर आबादी पर टिका हुआ है। यहाँ आमदनी इतनी कम है कि लोग इलाज मुआवजे के लिए या डिलीवरी के लिए, ऑपरेशन के लिए पूरी तरह खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ की आमदनी को देखते हुए मालेगांव शहर में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया औरत मौजूद बच्चों के लिए। लेकिन उसका सौदा आज के एमएलए ने दादा भूसे के पास कर लिया और वो हॉस्पिटल उठकर यहाँ चला गया, उस तरफ चला गया नदी के उस पर जुर्म यह था कि जो सिविल हॉस्पिटल हमारे यहाँ था उसका भी जज की वार्ड को बंद करने की साजिश की गई। उस वक्त निहाली अंदाज में समाजवादी की दीवारों में जो लोगों का भ्रम था कि शिवाजी पुतले के पास किसी की ताकत नहीं है कि वो धरना दे पाए, वहां धरना भी किया और उसके बाद जो उनका जमा था कि किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो वो यहाँ आकर फूलहार करे, तो वहाँ निहाली वर्करों ने जाकर फूलहार भी कर दिया और ये बता दिया कि सिर्फ निहाली वर्करों की माँ ने ही दूध पिलाया है। जो जाके सरपसंदों के फिरका परस्तों के घर में घुस कर उनको कानूनी तौर पर, जरूरी तौर पर जवाब देना जानते हैं। मालेगांव शहर में ये 1999 के बाद से मुसलसल जो फिरका परस्ती हुई और सौदेबाजी हुई, उसका खामियाजा मालेगांव शहर की आवाम को उठाना पड़ा। मस्जिदों के सामने गंदा पानी बहता है, लोग अपने पैरों में नापाकी लेके मस्जिदों तक अपने घर तक जाते हैं। मालेगांव शहर का पानी शेख रशीद साहब को मेयर बनाने के सौदे में मालेगांव शहर का जो पानी था, साथी निहाल अहमद कहा करते थे कि चंकापुर का पानी ये पानी नहीं है, ये दवा है हमारे लिए, क्योंकि नीलगिरी के झाड़ की जड़ों को छूकर ये पानी आता है।
ये पानी उस तरफ लेने की साजिश हो रही थी जिसकी सौदेबाजी शेख रशीद और उनके खानदान ने मेयर बनने के लिए की। 12 नवंबर का वाकया हुआ। 12 नवंबर के वाकये के सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर हुआ है तो आगे रोड का कुसुम्बर रोड से लगा हुआ हिस्सा है। उस वक्त भी आप देखो 12 नवंबर का वाकया क्यों हुआ था? हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई थी, उसके खिलाफ मालेगांव शहर के लोग एहतजाज कर रहे थे। वो लोग जो ये महसूस करते थे कि यहाँ हमारे आका सरकार की शान में गुस्ताखी की गई है, तो हमको अपना गुस्सा बताना है, वरना दूसरे लोग भी हिम्मत करेंगे। उस वक्त मालेगांव शहर में जो भी हजारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर बोलते हैं कि हमने ये किया, 12 नवंबर के वक्त में एहतजाज दर्ज करने भी शेख आसिफ साहब आए नहीं, न मुफ्ती साहब आए। जब कहा थी इनकी बहादुरी, जब लोग अपने घरों से गिरफ्तार किए जा रहे थे, घर में से घुस के इस तरह लोगों को निकाला जा रहा था, नौजवान लोगों को, जिस तरह उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तब भी इनके वालिद ये बोलते थे कि ये लोग शरारत की है, ये लोग फसाद करवाना चाहते थे। जब 12 नवंबर के लोगों की कोर्ट में तारीख होती थी और जमानत का ऐलान होने का तारीख रहती थी, उस दिन शेख रशीद और उनके घर के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बोला करते थे कि इन्होंने कुछ न कुछ किया है। उनका मकसद ये था कि 12 नवंबर में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई ना हो पाए। क्यों? क्योंकि वो दादा भूसे को खुश करना चाहते थे। ये समझ लो कि दादा भूसे के साथ अभी जो खिलाफ में बोल रहे हैं, यात्रा जब निकली रमजान महीने में, मस्जिदों के सामने डीजे बजाया गया, मस्जिदों में नमाज के वक्त में खड़ा हुआ, उस वक्त यही शेख आसिफ साहब उनका पैजामा पकड़ के दादा भूसे का बैठे हुए थे। एहतजाज दर्ज करने नहीं आए वो, उन्होंने एक भी बार डीजे के खिलाफ और यात्रा के खिलाफ बोला। क्यों? क्योंकि उनके अब्बा और अम्मा को मेयर बनाना था और उनको खुश रखना था। इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ कि आने वाले इलेक्शन में मैं समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी कर रही हूँ। तमाम लोगों में मैं अकेली खातून हूँ और मैं ये मानती हूँ कि कोई मुर्गे हैं, कोई चूहे हैं, अकेला अगर कोई शेर है तो वो निहारी शान नहीं है। आप आने वाले इलेक्शन में मेरी माएँ, बहनें और बेलियों मर्द मेरा साथ दें, ये दरख्वास्त है। आज के इस प्रोग्राम में शरीक तमाम बेदार मर्द शहरियान, आज इस यात्रा में मैं पहली बार आई हूँ। इसकी तारीफ, इसकी बेदारी का आगाज मैं देख रही हूँ। जरूरत इस बात की है कि यह शहर 25 साल के गुजरे एक एक लम्हे को याद करे, इस बात को याद करे कि इस 25 सालों में इस शहर ने क्या खोया और क्या पाया। पाया तो कुछ नहीं, मगर खो बहुत कुछ दिया है। तामीरात के नाम पर, बांधकाम के नाम पर, दोनों ने, साबिक ने, आजी ने, माजी ने जो ठेकेदारी की, उसने शहर को तबाह कर दिया। इस शहर में बार बार जब निहाल अहमद साहब थे तो अपनी जान हथेली में लेकर उन पर, चाहे दरेगांव में हमला हुआ हो, चाहे महाराष्ट्र में कहीं भी हमला हुआ हो, चाहे ताजिया को अपने कंधे पे उठा के जाना पड़ा और उनको उसका बदला उनको महाराष्ट्र में हमले पर हुआ हो, लेकिन उन्होंने आमदार रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझा। अपने बाल बच्चों की, उनके मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं की। शायद आप नहीं जानते होंगे, हमने कभी अपनी तकरीरों में नहीं बताया, लेकिन शफक अंसारी ने बताया था। मेरे मरहूम बेटे बुलंद इकबाल को ताजिया जब उठाया गया, निहाल अहमद साहब ने जब ताजिया उठाकर पार किया, तो मेरे बेटा बहुत छोटा था, 3-4 साल का था, उसको शिवसेना वाले अगवा कर ले गए थे। मगर कभी हमारे यहाँ जिक्र नहीं हुआ कि ये शहर के लिए मेरे बेटे ने भी बहुत मासूम रहते हुए कुर्बानी दी। आज तो लोग जरा जरा बात को व्हाट्सएप पे डालते हैं। मैं इस बात का यकीन दिलाने आई हूँ कि इस असेंबली इलेक्शन में शान-ए-हिंद निहाल अहमद इलेक्शन लड़ेगी। ये इलेक्शन लड़ने का फैसला जनता दल में से जब से किया गया है, और जब मैं पूरी जनता दल को समाजवादी पार्टी में लाई
जब देवी गौड़ा फिरका परस्तों के साथ गए तो मजबूरन जब हम समाजवादी पार्टी में, क्योंकि यही हमारी पहली पार्टी है, हम सब लाल टोपी वाले ही थे पहले, बाद में 78 के बाद हमारी लाल टोपी गई थी और लाल ओढ़नी लाल कुर्ता गया था, इसलिए सबसे सूटेबल यही पार्टी थी। मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि यह शहर का वोटर इस बात को जहन नशीन कर ले कि निहाल अहमद साहब ने, उनके खानदान ने कभी ना साबिक के साथ गठजोड़ किया, ना आज जो मौजूदा एमएलए उसके साथ गठजोड़ किया। कभी हम लोग हमेशा शेख रशीद खानदान की गुंडागर्दी, तलवारबाजी, खून खराबा उसके खिलाफ रहे और लड़ते रहे। मौजूदा एमएलए ने 2007 में उनके साथ गठबंधन किया, उनके साथ कारपोरेशन में इख्तिदार बनाया। 2009 में मौजूदा एमएलए जो है इनको भी वोट तकसीम करने के लिए शेख रशीदी लाए थे, मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो रशीद को जिताने के बजाय खुद उनको ऐसा लगा कि मैं चुनकर आ सकता हूँ, और वो आए। मजहबी चोला जो है होलिया उनका, उसका फायदा उनको मिला। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब गुजरे 4.5 साल में ना आसिफ शेख बोला, न मोहम्मद इस्माइल साहब बोले, न इस्लामाबाद वाले बोले, न कोई आबाद बर्बाद बोले, कोई कुछ नहीं बोला। जब घर की यात्रा गई, तबाही का मंजर था, पथराव हो रहा था, शाहनैन और मुस्तकीम आगे आए। जॉगिंग ट्रैक के वास्ते कोई आया होगा तो वो शाहनैन और मुस्तकीम थे। क्रिकेट के मैदान पर पुलिस ने जब रोक दिया तो शाहनैन और मुस्तकीम थे। शान सबसे पहले वहां पहुंची थी। नीतीश राणे आया तो उसकी मुखालिफत में मुस्तकीम और शाहनैन थे। और अभी सबसे बड़ा फैसला जो इस शहर ने निहाल अहमद के बाद कर दिया कि इस शहर को कैसी क़यादत की जरूरत है, मुझे फख्र है कि वो शाहनैन और मुस्तकीम ने बता दिया कि वो निहाल अहमद साहब की तरह ही सामने आएंगे, फिरका परस्तों से लड़ेंगे, शिवाजी के पुतले के पास ही बैठेंगे और वहां वो नारा लगाएंगे निहाल साहब का दिया हुआ कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे, हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। ये नारा निहाल अहमद साहब ने दिया था। जब एक मर्तबा ऐसा हुआ कि भगवा झंडा लगाया गया किदवाई रोड पे, उसका जवाब हरे झंडे से निहाल अहमद साहब ने दिया। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा था जज को कि जज साहब, अगर आपको कोई मारने के लिए आएगा तो क्या आप अपना बचाव नहीं करोगे, डिफेंस नहीं करोगे, अपना करोगे ना? जज ने कहा हाँ। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अगर मुसलमान पे कोई हाथ उठाएगा तो निहाल अहमद बचाने आएगा। और इसी नारे का नाम था हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। आज हम टकरा रहे हैं जुल्म ज्यादती से, ठेकेदारों और कमीशन खोरों से। 4.5 साल तक बताओ कौन सा मेंबर है, कौन सा लीडर है, कौन सा उम्मीदवार है जो आया होगा बोलने के लिए? 4.5 साल में कोई नहीं आया बोलने के लिए सिवाय शान और मुस्तकीम के। मैं आपको यकीन दिलाने आई हूँ कि मैं महाराष्ट्र अकलियती सेल की प्रेसिडेंट हूँ। फैसला होता है हमारे दरमियान, 4-6 लोगों के दरमियान, और शाहनैन को उम्मीदवार बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इंशाअल्लाह इंडिया अलायंस की उम्मीदवार भी शाहनैन रहेगी और हम उसके लिए कोशिश है कुछ उम्मीदवारों के लिए जिनकी ताकत है। और मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा मकबूलियत, सबसे ज्यादा काम 4.5 साल में सबसे बड़ी कुर्बानी जनता दल के जो पुराने वर्कर थे, जो निहाली वर्कर हैं, समाजवादी वर्करों की है, जिन्होंने 5 साल तक इस शहर की दफा की है, बहन बेटियों की इज्जत की दफा की है और इस शहर में अमन व अमान कायम रखा है। मैं अपनी बात इस बात पर के न दाढ़ियां न तिलकधारियां चलती है, न दाढ़ियां न तिलकधारियां चलती है। नया ये दौर है, न दाढ़ियां न तिलकधारियां नहीं चलती, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती। नया ये दौर है, मक्कारियां नहीं चलती। ये मक्कारियों की जो जबान चल रही है, पुलाव हाफ बिरयानी खिला के मजदूरों को लूम पर से ले जाके, उसका जवाब आपको अपनी दफा अपनी जिंदगी के साथ
की दफा के लिए करना है। मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि जब वोट देने का वक्त आए तो आप तमाम साथी निहाल अहमद की बेटी जो बुलंद इकबाल के बाद जानशीन साथी निहाल अहमद है और जिसको मैंने बुलंद की मैयत के बाद मैयत के सामने वादा लिया था कि मेरे बेटे की कमी इस शहर की दफा में मेरे शोहर चाहते थे कि मेरा बेटा इस शहर की दफा करे, हिफाजत करे। अल्लाह ने आज उसको नहीं रखा, उसकी कोई मसलियत होगी। आज से तुम मेरी बुलंद इकबाल और आज से यह मेरी बुलंद इकबाल है और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इसके सर पर भाई का हाथ नहीं है, इसके सर पर बाप का हाथ नहीं है। इस शहर के बुजुर्ग, इस शहर के नौजवान, बुलंद को चाहने वाले, निहाल अहमद से मोहब्बत करने वाले शान को अपना कीमती वोट देकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्षर से कामयाब करे। आमीन आमीन। नहीं करता, लेकिन ये जो इंसाफ रैली निकली है इसका जो मकसद है, तो जो धरना शिवाजी पुतले के पास हुआ था उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कुटुम्बा रोड के ये बाजू रहने वाले को आपसे इतना बड़ा धोखा हो रहा था। रातम रात फूल हॉस्पिटल नदियों पर चले गया था। वो धरना मुस्तकिल लेडी जो वहाँ बैठकर पुलिस स्टेशन में 2 दिन हम दोनों बैठ गए, वहाँ पे परमिशन लिए। जब ये परमिशन दिए नहीं जा रहा था, क्यों लिए? सीजर की माँ बहने सीधा धुलिया जाने वाले थे, सीजर के वास्ते सब वास्ते ये ऐसा बंदोबस्त वो लोग करके रखते थे। हारून अंसारी हॉस्पिटल में गए, वहाँ लोगों को जो स्टाफ है उनको जाकर ये बोले कि जो मालेगांव की कुटुम्बा रोड की पब्लिक आएंगी उनको सीधा धुलिया भेजना और नदियों पर मत भेजना। मतलब तुम्हारे साथ में यहाँ का कोई लीडर तुम्हारे साथ नहीं था। ये मुस्तकिल निकले की तुम्हारे लिए आपके लिए करके फूल हॉस्पिटल के स्टाफ को वापिस लाया। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, मैंने आज तक कभी कोई से गुजारिश नहीं की। ये जो इलेक्शन संभल आ रहे हैं इसमें शान हिंदू साहिबा को वोट देकर ये बात बिल्कुल सच है कि शिवाजी महाराज पर पुतले पर जो धरना हुआ, उस धरने में बाकी भाई मुझे लगता 2 दिन तक पुलिस स्टेशन में ही थे और कोई भी होता दूसरा तो कहीं ना कहीं पिचक जाता, डर जाता, मगर ये डांट गई से थे, परमिशन भी लिए। ऐसा है कि हिकमत परमिशन भी लेना बड़ी हिकमत का काम है। हिकमत से परमिशन भी लिए, शानदार धरना भी हुआ और बाकी भाई को इसलिए बिगड़ दी कि उनको एक बात समझ रही थी कि सिविल हॉस्पिटल जो का इफेक्ट जो है वो पूरे शहर पे है, मगर सबसे ज्यादा अगर असर कहीं पड़ेगा तो वो हिस्सा जो है वो आगरा रोड का शुमाली हिस्सा है। कुसुम्बा रोड से लग के जो बस्तियां हैं, सबसे ज्यादा असरात अगर सिविल हॉस्पिटल का आधा हिस्सा उस तरफ शिफ्ट हुआ तो सबसे ज्यादा असरात इस हिस्से में पड़ेंगे। ये बात वो महसूस कर रहे थे। इसीलिए एक बात समझ लो, यहाँ पे अतल चचा भी है, रिजवान सर भी है, शान हिंद भी है। उस धरने को आप कोई छोटी बात मत समझो। वो धरने में कुछ भी हो सकता था। हो सकता कि ऐसा भी होता कि आज हम यहाँ खड़े नहीं हैं, हम यहाँ जो लोग हैं, रिजवान सर हो, अतर चचा हो, बाकी भाई हो, मैं हो और दूसरे भी जो लोग थे जो धरने पे बैठे हुए थे, हो सकता है इसमें से बड़ी तादाद अभी जेल में होती। वो धरना इस किस्म का था, मगर डरे नहीं, चपे नहीं, मुकाबला किया और फिरका परस्तों का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसीलिए एक बार एक नारा लगना चाहिए, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। शुक्रिया।